हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मोना लोआ को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोटापेक्सी को लेकर के। तो कोटापेक्सी जो है वो एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर जो एंडीज माउंटेन है वहां पर इक्वेडोर कंट्री में एग्जिस्ट करती है। ये जो कोटापेक्सी वोल्केनो जो है वो चेन ऑफ वोल्केनोज का पार्ट है जो पैसिफिक प्लेट के अराउंड पाया जाता है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोटापेक्सी की जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर हक्की पिक्की ट्राइब को लेकर के। हमारे इंडिया की ट्राइब और सूडान में जो है प्रेजेंट टाइम में वहाँ की आर्मी और पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में जो क्लैश देखने को मिल रहा है, तो हमारी ये जो हक्की पिक्की ट्राइबर जो है जो मेनली हमारे इंडिया के सर्दर्न पार्ट में कर्नाटका स्टेट में इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। 2011 सेंसस के अगर हम डाटा की बात करें तो अराउंड 11,000 पॉपुलेशन जो है इसकी पाई गई। तो यहाँ पर ये हक्की पिक्की ट्राइब से रिलेटेड कुछ लोग जो हैं वो सूडान में ट्रैप हो गए हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनको निकालने की कोशिश कर रही है। तो हम हक्की पिक्की ट्राइब से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेसिफिक जो है इससे रिलेटेड हो जाते हैं। ओके, तो हक्की पिक्की ट्राइब जो है इसमें जो हक्की जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है बर्ड को और पिक्की वर्ड रिप्रेजेंट करता है टू कैच। मतलब ये जो हक्की पिक्की ट्राइब है इसको बर्ड कैचर के नाम से जाना जाता है, पक्षियों को पकड़ने वाला, और ये इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। इसीलिए ये फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। कर्नाटका में अगर हम बात करें तो ये एसटी कम्युनिटी में आती है, शेड्यूल ट्राइब में। ये जो हक्की पिक्की ट्राइब है वो सेमी नोमेडिक ट्राइबल ग्रुप है। इसके अलावा ये एक काम और करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में जो भी हर्ब्स हैं उनका यूज करते हुए कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट जो हैं वो भी बनाते हैं। अभी सूडान में जो सिविल वॉर हुआ है उसमें ट्रैप हो गए हैं, गवर्नमेंट इनको निकालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो कुछ बेसिक फैक्ट इस तरीके से हैं कि ये जो हक्की पिक्की ट्राइब है इनकी मदर टंग बोला जाता है वागरी को। और ये जो वागरी जो है वो यूनेस्को ने कुछ जो लैंग्वेजेस जिनकी संख्या जिन लैंग्वेजेस को बोलने वालों की संख्या काफ़ी कम हो रही है तो उनको एंडेंजर्ड लैंग्वेज के रूप में उन्होंने लिस्टेड किया है। तो ये जो वागरी लैंग्वेज है वो भी उन एंडेंजर्ड लैंग्वेज की लिस्ट में आती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं हक्की पिक्की ट्राइब को लेकर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और अभी हमने इस न्यूज़ में डिस्कस किया कि सूडान में क्लैश देखने को मिल रहा है। तो सूडान का जो मैप है वो आप देख लीजिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट पर जो है लोकेटेड है। 3 साइड से अदर कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट पर जो है वो रेड सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है सूडान कंट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर सीबीआई ने एक एनजीओ और उस एनजीओ के जो फाउंडिंग मेंबर हैं जो उनके ऊपर जो है वो केस रजिस्टर किया है। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रजिस्टर किया है केस लॉयर ऋत्विक दत्ता और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मीन्स लाइफ, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ में केस रजिस्टर किया है। बेसिक कारण क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो कोल बेस्ड जो प्लांट एस्टेब्लिश किए जाते हैं उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है और इनको सपोर्ट दिया जाता है। एक फॉरेन जो है फाउंडेशन है जिसका नेम है अर्थ जस्टिस। ये जो अर्थ जस्टिस है वो यूएसए का एक फाउंडेशन है और यहाँ पर ये मनी प्रोवाइड करता है लाइफ ऑर्गेनाइजेशन को, और लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिटिगेशन के थ्रू जो है फॉर लिटिगेशन पर्पजेस ओके इस मनी का जो है वो यूज करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये जो एनजीओ है यहाँ देखिए
इसके अलावा देखो ये भी बोला जा रहा है कि ये जो अर्थ जस्टिस है ना, इसके थ्रू भी पैसा जो है वो ईसीएफ से आ रहा है, यूरोपियन क्लाइमेट से जो पैसा जो है वो आ रहा है कहाँ पर, जो अर्थ जस्टिस है, और उसके थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ ही साथ में ये भी देखने को मिला कि एफसीआरए एक्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, और ये जो एनजीओ है लाइफ एनजीओ, इसके पास में मनी आया फॉरेन से, और फिर ये यहाँ पर इंडिया में अलग अलग एनजीओ को जो है वो मनी प्रोवाइड कर रहा है। तो एफसीआरए जो रूल्स है उनका वायलेशन किया है, इसके बेसिस पर इनको जो है वो क्या किया जा रहा है, इनके खिलाफ में केस रजिस्टर हुआ है। तो एफसीआरए एक्ट है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1976 के टाइम में जब हमारे इंडिया में इमरजेंसी, उस टाइम में एफसीआरए एक्ट लाया गया। एक एप्रीहेंशन, एक फियर हमारे इंडिया में ये हुआ कि फॉरेनर जो पावर्स हैं वो मनी को इंडिया में इनपुट कर रही हैं, और उस मनी का यूज जो है वो इंडिया में, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, जो सिक्योरिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए लाया गया एफसीआरए एक्ट। एफसीआरए एक्ट को टाइम टू टाइम जो है वो अमेंड किया गया, जैसे कि 2010 में, 2020 में, 2022 में। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेन से अगर पैसा मिलता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मतलब फॉरेन से जो पैसा मिल रहा है, जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया। अब इसके कुछ बेसिक प्रोविजन है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल, कोई एनजीओ अगर उसको फॉरेन से पैसा मिलता है तो उस एनजीओ को जो है वो इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही साथ में पहले किसी भी एनजीओ के कई अकाउंट होंगे, लेकिन जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें डिसाइड किया गया कि हर एनजीओ का जो है वो एक अकाउंट होगा, और एसबीआई में वो अकाउंट होना चाहिए, और उस अकाउंट में ही पैसा आएगा। एफसीआरए एक्ट ये भी कहता है कि कोई भी एनजीओ, कोई भी ग्रुप जो है उसका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, पहले से डिफाइन होना चाहिए कि ये एनजीओ जो है वो एजुकेशन में काम करता है, ये एनजीओ जो है वो हेल्थ के में काम करता है, ये एनजीओ जो है वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में काम करता है। ओके, तो जिस टारगेट के लिए आपने एनजीओ बनाया है उसी टारगेट में आपको पैसा आना चाहिए, और उसी टारगेट में आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करोगे। ओके, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एनजीओ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है, मतलब जो टारगेट डिफाइन किया गया है उसके खिलाफ में काम कर रहा है, या फिर 2 लगातार सालों तक उस एनजीओ से किसी भी एरिया में, जिस एरिया में वो काम करना चाह रहा है उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है सोसाइटी को, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर एक एनजीओ का एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया तो उसके बाद में वो 3 साल तक दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता। कोई भी एनजीओ जो है उसका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए फिक्स किया गया है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाएगा एनजीओ, 5 साल तक रजिस्ट्रेशन रहेगा, 5 साल के बाद में दोबारा से रिन्यू उसको करवाना होगा। ओके, तो यहाँ पर ही कुछ बेसिक बातें हैं एफसीआरए एक्ट को लेकर के जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, इसमें अलग अलग जो पार्टीज़ हैं वो टाइम टू टाइम डिमांड कर रही हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने यहाँ पर बात बोली है कि डेवलपमेंट और डिस्क्रिमिनेशन को अगर हमें एंड करना है और डेवलपमेंट को अगर हमें इंश्योर करना है तो हमें कास्ट सेंसस किया जाना चाहिए। बिहार जो स्टेट है वो इसके लिए फोकस कर रहा है। स्पेसिफिक बिहार में प्रेजेंट टाइम में जो कास्ट सेंसस देखने को मिली, ऐसा नहीं है कि वहीं पर हुआ, अलग अलग स्टेट में पहले भी कास्ट सेंसस के ऊपर काम किया गया है। कास्ट सेंसस क्या है कि सोसाइटी में जो अलग अलग कास्ट देखने को मिलती है उनके अलग अलग डाटा जो है वो सामने रहे। जैसे कि अभी हर 10 साल में जो हमारी सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है उसका मेन टारगेट क्या है कि हमारी सेंसस में डाटा आए कि अच्छा इतने चिल्ड्रन की है, मतलब इतनी मोर्टेलिटी रेट है, इतनी बर्थ रेट है, इतनी एजुकेशन रेट है, वीमेन में ये है, मैन में ये है, चिल्ड्रन में ये रेशियो है, न्यूट्रिशन लेवल ये है। तो इन सारे डाटा का फिर यूज़ करती है गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि अच्छा ये इस एरिया में जो है वो एजुकेशन जो है वो काफ़ी कम है तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ओके, तो कास्ट सेंसस में इन पार्टीज़ का क्या बोलना है कि अलग अलग कास्ट के जब डाटा हमारे पास रहेंगे तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस कास्ट का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हुआ है,
कहाँ पर ज़्यादा हमें रिसोर्सेज इंप्लीमेंट करने हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, ये अलग अलग पार्टीज ने बोला है, लेकिन इसका कुछ मिस गाइडेंस कुछ मिस यूज भी किया जा सकता है इन डाटाज का, कि पार्टी जो है कि जहाँ पर किसी कास्ट का मेजोरिटी में पॉपुलेशन है वहाँ पर उसी ट्राइब से रिलेटेड, उसी कास्ट से रिलेटेड अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करे, उसी ट्राइब के जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है उसी के ऊपर फोकस करे, क्योंकि उनको पॉलिटिकल जो बेनिफिट है वो भी देखना होता है। ओके, तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है इन डाटा का, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंश्योर की जानी चाहिए। अगर हम कास्ट सेंसस की बात करें तो हमारे इंडिया में 1931 मीन्स ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो है वो कास्ट सेंसस लास्ट टाइम कंडक्ट करवाई गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो 1951 से ही एससी और एसटी के जो डाटा है वो हमारी कास्ट सेंसस के साथ में रखे जाते हैं, लेकिन बात की जा रही है ओबीसी के डाटा को लेकर की, क्योंकि जब मंडल कमीशन बना था किसके लिए, ओबीसी में रिजर्वेशन देने के लिए, तो मंडल कमीशन ने बोला था कि टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 52% जो है वो ओबीसी सेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ओबीसी में किस कास्ट के कितनी पॉपुलेशन है वो डिफाइन होना चाहिए, ताकि इसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी इंश्योर की जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में रखा गया है कि हमारे इंडिया में ड्रग्स की और साथ ही साथ में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। तो अभी यहाँ पर ये बोला गया है कि डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो जो रेशियो है ना डब्ल्यूएचओ का, डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना रेशियो है। ओके, इस तरीके के स्पेसिफिक डाटा जो है ना वो आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे आप आंसर राइटिंग करो, यूपीएससी अगर आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस आप दे रहे हो, तो उसके लिए वो डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर बोला गया है कि दोबारा से जो अलग अलग डिजीज़ को टैकल करने वाले डॉक्टर्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है तो यमुना रिवर को लेकर के है। यमुना रिवर की अगर हम बात करें तो अगर हम दिल्ली वाले एरिया में डिस्कस करें तो इसकी जो मतलब क्लीननेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। साथ ही साथ में एक कल्चरल इवेंट जो है वो किया जा रहा है कि यमुना की जो रिवाइवल जो है यमुना को दोबारा से किया जा सके। देखो एक रिवर जो है वो कम्प्लीटली almost the river had been declared almost dead by the Central Pollution Control Board in 2015, citing untreated waste flowing into it from several cities along its banks. कोई भी जो रिवर है, डेफिनेशन रिवर की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें जो है लाइफ होनी चाहिए। और लाइफ को कैसे आप मेजर करोगे कि उस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी कितनी है। डिजोल्व ऑक्सीजन की अगर हम बात करें यमुना में तो दिल्ली वाले एरिया में जो है यहाँ पर 0 देखने को मिलती है। मतलब कोई भी जो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे रिवाइवल कर पाएगी। तो एक तरीके से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए यमुना रिवर के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे इंडिया के जो अलग अलग रिवर हैं उनके रिवाइवल के लिए काम किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स जो है वो यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम को होस्ट करेगा। और रिवर के बैंक साइड पर अलग अलग जगह जो है वो कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट, साथ ही साथ में वाटर बॉडीज़ की जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं वो यहाँ पर शो की जाएंगी। और एक कंपैरिजन भी शो किया जाएगा कि 50 ईयर्स अगो जो यमुना रिवर है वो किस तरीके से थी और प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से है। तो लोगों में एक अवेयरनेस आएगी कि अच्छा पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो हमारी वजह से जो है ये वेस्टेज जो इसमें मिक्स हो रहा है इसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। तो सोलिड वेस्ट जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और ये जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन जो देखने को मिलता है उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है गंगा रिवर को लेकर के है कि देखो पुष्करालू जो फेस्टिवल है वो गंगा रिवर पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा आफ्टर 12 ईयर। तो तेलुगु जो पर्सन है वो साउथ इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम बात करें काशी तमिल समागम जो है उसके बाद में सेकेंड टाइम ये देखने को मिल रहा है अभी कुछ ही टाइम में कि साउथ इंडियन जो है वो नॉर्थ इंडिया में विजिट कर रहे हैं। इंडिया इस बात के ऊपर फोकस करता है कि जो कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, तो इसमें जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अगर हम उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड देने की कोशिश करें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और एक इंटीग्रिटी जो है वो भी इंडिया में इंक्रीज होगी। ये जो पुष्करालू फेस्टिवल जो होता है वो एक तरीके से टाइम टू टाइम अलग अलग रिवर के बैंक पर जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और 12 ईयर के गैप में जो है ये ऑर्गेनाइज होता है।
इसमें लोग क्या करते हैं, उस रिवर के बैंक पर जाते हैं, वहां पर होली बात लेते हैं, साथ ही साथ में जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनकी भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर। तो अभी एक स्टडी हुई है, स्टडी में देखने को मिला है कि जो हमारे पोलर सेक्टर पर जो आइस शीट्स हैं पोलर एरियाज पर, वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर लास्ट डेकेड के बताया गया है कि लास्ट डेकेड में 7 साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट रहे, पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो गई। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो रेगुलरली जो है वो इतनी पोलर आइस डिक्रीज हो रही है, मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो स्पेसिफिक फोकस हमारा ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन कम करें, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम इंक्रीज हो और ये सी लेवल जो है वो इंक्रीज ना हो, क्योंकि ग्लेशियर अगर मेल्ट होंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा। इसकी वजह से स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो भी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं, पैसिफिक ओशन जो स्मॉल स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और अभी यूनाइटेड नेशन में एक पैसिफिक ओशन जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है उसने एक रेजोल्यूशन भी पास करवाया कि कंट्री जो है वो यहाँ पर फोकस करें कि आपके एमिशन की वजह से जो स्मॉल कंट्रीज हैं वो कितना इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो स्ट्रे डॉग को लेकर के है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्ट्रीट डॉग जो है वो कितनी प्रॉब्लमेटिक इशू जो है प्रेजेंट टाइम में बनते जा रहे हैं। देखो, स्ट्रीट डॉग जो है मतलब स्ट्रे डॉग जो है, इसके काटने की वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें तो ओल्ड एज पर्सन और जो चिल्ड्रन है वो उनमें काफ़ी लोगों की डेथ भी देखने को मिली है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो ये पॉपुलेशन है स्ट्रीट डॉग की वो हमें रेगुलेट करनी होगी। हालांकि इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस इशू को लेकर के अगर हम मेन इशू माने तो ये है ABC रूल। ABC रूल क्या है? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जो पहली बार 2001 में आए थे और अब उनको दोबारा से अमेंड किया गया है। तो ये जो रूल्स हैं वो काम करते हैं किसके ऊपर? वो काम करते हैं कि कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। कुत्तों को पकड़ो, इनको वैक्सीनेशन करो, इनको न्यूट्रलाइजेशन करो और फिर इनको छोड़ दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि जो स्ट्रे डॉग है इनको आप रिलोकेट जो है वो नहीं किया जा सकता है। देखो, इसमें कुछ इशू हैं, जैसे कि हमने बोला कि ये जो स्कीम है, ये जो रूल्स हैं, इसमें बोला गया है कि डॉग की जो पॉपुलेशन है उसको हमें क्या करना है? न्यूट्रलाइजेशन करना है, वैक्सीनेशन करना है, फिर छोड़ देना है। ओके, तो इसमें बेसिक रूल क्या है कि जो किस तरीके से ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, मतलब ये वैक्सीनेशन न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो कैसे लॉन्च होगा, क्योंकि 2001 में ये रूल्स बने, लगभग 20 ईयर से ज़्यादा इसमें टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक ये इशू जो है वो टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो जो डॉग है उनकी पॉपुलेशन 65 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। तो आप देखो कि पॉपुलेशन जो है वो रेशियो कितना बढ़ रहा है। तो इसमें मेन इशू ये माना जा रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि एक तो अथॉरिटी डिफाइन नहीं है कि ये जो वैक्सीनेशन न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, अगर वहाँ पर बजट की कमी होती है तो फिर इसको रोक दिया जाता है। डॉग की पॉपुलेशन एक टाइम में उनका बर्थ रेट जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है, और बर्थ रेट जो है वो कुछ ही टाइम में वो काफ़ी संख्या में पपीज़ को जब जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, तो एक कपल से जो है वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें जो भी ये न्यूट्रलाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना है, ये काफ़ी कम टाइम में जो है वो अच्छे से हमें हाई इंटेंसिटी के साथ में हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जा करके हम ये प्रोग्राम जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले ओवरऑल जो है वो हम वैक्सीनेशन करें और फिर अलग अलग टारगेट डिसाइड करें कि नेक्स्ट 3 ईयर में क्या टारगेट रहेगा, 4 ईयर में क्या टारगेट रहेगा। इस तरीके से जो है वो हम एक स्टेट के थ्रू जो है इस इशू को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन रूल्स में बोला गया है कि जो स्टे डॉग्स हैं उनको जो भी आसपास के घर वाले लोग हैं वो उनको खाना खिलाएं। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है कि फैमिली टू फैमिली जो है ये वेरीफाई करता है। कुछ लोग जो हैं वो स्मॉल 1-2 बिस्किट प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग जो है अच्छे से खाना भी खिलाते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो अटैक हो जाते हैं। उनको जब भी लोग दिखते हैं तो उनको लगता है उनके लिए खाना लाया जा रहा है, तो वो अटैक करने लग जाते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो इन इशू को अगर हमें टैकल करना है तो टैकल इसी तरीके से किया जा सकता है, जो भी स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, न्यूट्रलाइजेशन है वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। और ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनके लिए
फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट अपने लेवल पर करवाए, और ये जो भी स्टे में जो भी स्ट्रीट में जो भी खाना खिलाया जाता है इसको लेकर के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो, क्योंकि इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट होती है। तो अगर ऐसे हमने इम्प्लीमेंट किया इन रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो जो भी इशू है वो अच्छे से सॉल्व होंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व होगी, और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो इशू बढ़ते जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखो इस स्ट्रीट डॉग की जो पॉपुलेशन है इसके लिए भी बोला जाता है कि इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश की गई, इसकी वजह से जो इशू है, बहुत सारी डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो इशू देखने को मिल रहा है, जो रैट की वजह से जो इशू होता है, तो उनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, और जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उनकी वजह से फिर डिजीज जो है वो क्रिएट होने लग जाती है। तो ये डॉग जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड जो सीरीज होती है, फूड वेब सीरीज जो होती है उसमें, फूड चेन जो होती है। तो इसको आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। पॉपुलेशन जो है इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन इसको एक रेगुलेशन के थ्रू जो है वो हम क्या करें, इसको रेगुलेट करें। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा प्रद्युमन सर जो हैं वो आपके लिए क्विज सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि कल मैंने बताया तो एक कमेंट आया, कमेंट में बोला गया कि हिंदी मीडियम वो आपको प्रोवाइड करें। देखो, जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा कन्वर्सेशन जो रहता है वो इंग्लिश रहता है, इंग्लिश प्लस में हिंदी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, भले ही हमारी जो पीपीटी रहती है वो इंग्लिश मीडियम रहती है, लेकिन जो समझाने का तरीका है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम के लिए भी। जो भी मेरा हमारा मेन टॉपिक होता है उसमें हम इस तरीके से कंफर्ट तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों ही से जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो पर्सन है वो उसको ईजिली समझ पाए, कैंडिडेट समझ पाए। तो अब जो भी स्टूडेंट हैं वो आप जाकर के उन वीडियोस को व्यू कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो स्पीड में है तो आप इसको 1.5x शो करके है, वो जो यूट्यूब ने आपको ये एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट दिया है उसका यूज़ करते हुए आप इसको स्पीड बढ़ाइए, और उस तरीके से भी आप उसको व्यू कर सकते हैं। ओके, एक बार आप विजिट कीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी जो क्वेश्चन है उसका सीधा आंसर हम नहीं बताते हैं। जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड आसपास जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उन सभी को रिलेट करके जो है वो आपको बताया जाता है। तो आप एक बार उस वीडियो को व्यू कीजिए। जो सीरीज के 2 वीडियो आ चुके हैं, मोर देन 100+ वीडियो जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे। 1000+ जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। करंट अफेयर, स्टैटिक पार्ट, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन सबको वहाँ पर कवर करवाया जाएगा। एक तरीके से आपका रिवीजन है। ओके, तो जो भी 2023 में या यूपीएससी का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए वो आर्टिकल जो है, वीडियो जो है वो बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू।